एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस? तो एंडोमेट्रियोसिस जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है। काफ़ी दिन से मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाकर शेयर करना एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड। तो आज मैंने मेरी तबीयत बेहतर थी तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों की जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जो कि इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, उन लेडीज़ की हेल्प हो सके। क्योंकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें है ये एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और ना सिर्फ ये कि जिस्मानी तौर पर मतलब फ़िज़िकली ये आपको डिस्टर्ब करती है, बल्कि मेंटली भी आप इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो मैंने ड्यूरिंग इस पूरे अपने पीरियड में, क्योंकि मैं इससे काफ़ी अरसा हो गया मैं सफ़र कर रही हूँ। सबसे पहले तो जो मेरा जो लास्ट मेरा सी सेक्शन हुआ था, सिजेरियन, मेरा बेटा 4 साल हो गए हैं वो पैदा हुआ था, और वो इधर हॉलैंड में नीदरलैंड्स में ही पैदा हुआ था। तो उसके बाद से मुझे लेफ़्ट साइड पे जो है जो मेरा ऑपरेशन हुआ, पेन रहता था वहाँ पर। डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि जिस पे कोई कि जिसको ना ट्रीट किया जाता। जस्ट ये कि पेन किलर्स ले लेती थी मैं, और बहुत ज़्यादा ना टीसें उठती थी, पेन होती थी, और सिर्फ लेफ़्ट साइड पे वो एक स्पेसिफ़िक जगह थी, बस वहाँ होती थी। और फिर पेन किलर्स के बाद ये कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो प्रॉब्लम जो है वो मुस्तकिल होना शुरू हो गई। मतलब वो रहती थी बिल्कुल, ये कि चली जाए वो दर्द, तो ऐसा नहीं था। तो फिर ये हुआ कि यहाँ पे मैंने अपने जीपी से बात की। फिर उन्होंने बोला कि रेफ़र किया एक सर्जन को। तो मुझे इंजेक्शन जो है वो 2-3 जिस जगह पे मुझे पेन होती थी लेफ़्ट साइड पे, जहाँ मेरा सिजेरियन का जो स्कार था उसके ऊपर, वहाँ पर मुझे वो इंजेक्ट किए जाते रहे। तो वो 3 इंजेक्शन जो है वो मुझे लगे। अच्छा जी, वो कुछ अर्सा वो ये चलता रहा, और वो इंजेक्शन जब लग जाते थे उसके बाद मेरी पेन जो है मुझे रिलीफ़ मिल जाती थी। काफ़ी अर्सा वो रहता था कि मुझे दर्द नहीं होता था। लेकिन जब उसका असर ख़त्म हो जाता था लाइक 2-3 मंथ्स के बाद, तो फिर दोबारा से मुझे पेन स्टार्ट हो जाती थी। और वो पेन सिर्फ मुझे पेट में नहीं, बल्कि उसकी वजह से मेरे बैक में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, उठने बैठने में प्रॉब्लम, और मेरे लेग में भी फिर पेन जाना शुरू हो गई। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और एक दिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उसी जगह पर, उसी जहाँ मुझे वो स्कार के एंड पे बिल्कुल एक, जब मैंने वहाँ टच किया तो मुझे एक सिस्ट सी फ़ील हुई। सिस्ट लाइक एक छोटी सी गिल्टी फ़ील हुई। तो मैं थोड़ा-सा वरीड हो गई, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे-ऐसे है और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, जीपी के पास। जीपी ने फिर हमें गायनी रेफ़र किया कि गायनी को दिखाएँ। तो एनीवेज़ हम डॉक्टर से के पास गए, और फिर डॉक्टर ने डिफ़रेंट जो है वो एग्ज़ामिनेशन और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वो लिख के दिया, जिसमें वही सामने आया कि ये सिस्ट बन गई है, और ये एंडोमेट्रियोसिस जो है वो सिस्ट है। क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज़ जो हैं जो फेस करती हैं इस सारे जब आपका सी सेक्शन होता है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं उसके बाद बन जाते हैं। लेकिन और अब ये कुछ मतलब लाइक 8-9 मंथ पहले मुझे बहुत ज़्यादा जब ये पता चला सिस्ट का, उसके बाद मेरा एमआरआई हुआ, और जो एंडोमेट्रियोसिस है वो
यूट्रस की जो इनर वॉल है उसमें भी सारे जो है वो स्प्रेड हो गया, और ये जो सिस्ट है वो भी एंडोमेट्रोसिस की है। तो मेडिसिन्स मुझे देना स्टार्ट की, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मैंने जो महीने हैं वो कितनी प्रॉब्लम में गुजारे हैं। और काफ़ी दफ़ा मेरी डॉक्टर के साथ जो है वो मैं चेकअप्स के लिए, और बताया उन्हें कि मैं बहुत ज़्यादा, इवन कि मेरे से चला नहीं जाता था, और दवाइयाँ मैं जो खा रही थी वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो मैंने यूज़ की हैं इस सारे पीरियड में। और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे बीमारी है ये, और जो अगर जिसने इस बीमारी से सफ़र किया है वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि कितने तकलीफ़ दे है ये। तो मुझे जो है वो फिर एंड पे डॉक्टर ने यही बोला कि इसका आप जितनी भी मेडिसिन आप यूज़ कर लें, लेकिन इसका कंप्लीट इलाज जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्ट का जो साइज़ है उसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि क्योंकि ये आपकी यूट्रस जो है उसमें भी ये हो गया है प्रॉब्लम, तो आप इसको निकलवा दें, रिमूव करवा दें, मतलब हिस्टेरेक्टमी जो है वो उसी से ही आपको रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि अगर हम ये सिस्ट रिमूव कर भी देते हैं और उसके बाद भी आपको पेन रहता है और इश्यूज़ रहते हैं, तो फिर ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एनीवेज़ मैंने अपनी रिपोर्ट्स पाकिस्तान भी भेजी, काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि ऑपरेशन ही करवा लेना चाहिए। और सी सेक्शन, सिजेरियन के बाद पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं वो यूट्रस रिमूवल के होते हैं, क्योंकि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सलूशन यही होता है कि आप जो है हिस्टेरेक्टमी ही उसका एक वाहिद हल रह जाता है। तो जी ये है मेरी, अब मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं कि किस वजह से मेरा जो है वो इस तरफ मुझे ये करवाना पड़ रहा है। और रियली ये बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये फ़िज़िकली स्ट्रेसफुल है, बल्कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मैं बाकी तो नहीं जानती कि जिसको ये कहा जाता है कि आप ये करवा लें तो, लेकिन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप जो है ना इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं तो शुरू में इसको बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये होगा या मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, लेकिन जब आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर यही मेरे हेल्थ के लिए बेहतर है तो मुझे ये करवा लेना चाहिए। एंडोमेट्रोसिस होता क्या है? व्हाट इज़ एंडोमेट्रोसिस? तो एंडोमेट्रोसिस जो है एक झिल्ली जो होती है, वो कंडीशन है कि जो झिल्ली यूट्रस के अंदर होती है वो यूट्रस के बाहर किसी भी कंडीशन की वजह से डिफरेंट जगहों पे जो है वो फैल जाती है, मतलब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है आपके वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो थैलियाँ बन जाती हैं, और जी आहिस्ता आहिस्ता वो थैलियाँ बन जाती हैं जिनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, या फिर वो सिस्ट की जो शक्ल है वो इख्तियार कर लेती हैं। तो शुरू में ये था कि ब्लड लॉस था, काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन अब मैंने जब ये दवाइयाँ यूज़ की हैं, ये वाली मेडिसिन्स, तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ। स्पेशली ये ऑर्गामेट्रिल जो है ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है जो मैंने यूज़ की है। तो इसके अलावा ये प्रोवेरा है, ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं की थी। जब मैंने ये 3 to 4 मंथ जो है वो यूज़ की है, खाई है, तो ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं की थी। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि उसका आपकी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। तो मुझे इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो हुए, तो मैंने फिर दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो फिर उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज की और फिर मैंने स्विच किया ऑर्गामेट्रिल पर। ये एक मतलब ये हार्मोनल टैबलेट हैं, दवाइयाँ हैं जो कि आपको थोड़ी हेल्प करती हैं, ये सिस्ट वगैरह अगर बन जाएं तो उनको
डिक्रीज़ होने में काफ़ी मतलब डिक्रीज़ अगर किसी डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, सिस्ट का साइज़ क्या है और आप कंडीशन क्या है। तो मेरे केस में तो अभी मतलब इन्होंने सिर्फ ये है कि थोड़ा-सा हेल्पफुल रही हैं, लेकिन अगर ख़त्म नहीं हो सका बिल्कुल, तो इस वजह से मुझे जो है वो हिस्टेरेक्टमी की तरफ ही जाना पड़ रहा है। तो ये टैबलेट्स हैं जो कि आपको ये फार्मूला तो जो होता है सेम होता है, लेकिन मेडिसिन्स का जो नाम होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर बाहर तो आपको पता है कि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई नहीं मिलती, जबकि पाकिस्तान में तो मिल जाती है। इसके अलावा जी ये पैरासीटामोल है जो कि मैं 1000 mg की है, जो कि मैं दिन में 4 से 5 टैबलेट्स जो हैं वो ले लेती हूँ अगर ज़्यादा पेन है मुझे तो और इसके साथ मुझे फिर भी मुझे रिलीफ़ नहीं अगर मिल रहा होता तो मैं इसके साथ लेती हूँ डर्माटोल पैरासीटामोल, ये इसकी एक टैबलेट। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैं लेती हूँ 7 और ये मैं लेती हूँ 2 से 3 दफ़ा दिन में। पैरासीटामोल एक लेती हूँ और साथ एक टैबलेट कि मेरी जो पेन है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाए। और पेन जो है वो डिफरेंट तरह से होती है। कभी आप इतनी हर पेशेंट को की कंडीशन डिफरेंट होती है। तो मुझे जो पेन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैम्प्स और फिर इतनी शदीद बढ़ जाती है अगर मेरी मतलब कभी कभी तो दवाई खाने के बावजूद भी ऐसा होता है, यकीन करें कि वो और क्रैम्प्स के बाद वो लेबर पेन जैसे होती है, क्रैम्प्स जो है ना उसमें चेंज हो जाती, जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो इतनी शदीद होती हैं। तो बहुत डिफरेंट जो इसके पेशेंट्स होते हैं ना उनको डिफरेंट तरीके से ये रिएक्ट करती है। और अब कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था तकरीबन 1.5 माह कि मेरी बॉडी जो है वो ना कांपनी शुरू हो गई, क्योंकि इसमें आप खाना पीना जो है ना वो भी क्योंकि मैदा आपके यूट्रस मैदा ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये साथ साथ हैं। तो अगर आप खाना थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर खा लेते हैं तो मैदे का जो प्रेशर है वो इतना बढ़ जाता है कि आपकी जो है ना वो पेन बहुत ज़्यादा फील होती है। और कुछ डाइट जो है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं खाने पीने में जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप वीट से बनी हुई चीज़ें जैसे आटा जो है उसका इस्तेमाल ना होने के बराबर, मतलब कम करें तो बेहतर है। मिल्क जो है वो लैक्टस फ्री या जिसमें भी लैक्टस है वो चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी है। तो ये चीज़ें और जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनमें भी कुछ ऐसी लैक्टस है या फिर जिसमें फ्रक्टोस है वो चीज़ें जो हैं उन्हें अवॉइड करें। इसके अलावा शुगर, अल्कोहल और ज़्यादा मीठा जो है वो भी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन यकीन करें कि उससे हुआ ये कि मैं और ज़्यादा जो है मेरी बॉडी जो है वो उसमें वीकनेस हो गई और मेरी बॉडी जो है वो शेक होना शुरू हो गई और मैं अजीब डिजीनेस जैसे होती है ना वो मुझे हो जाता था, बॉडी कांपने लग जाती थी। और अभी भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे हाथ जो हैं वो कांप रहे होते हैं। तो ये भी इसमें एक कंडीशन होती है। और आप अगर अपने डॉक्टर से कोई भी आपको इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर आपको वो गाइड करेंगे और वो जो बताएंगे कि ये आपको अगर ये हो रहा है तो क्या इसका रीज़न क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी चेंज फ़ील होता है दवाई यूज़ करने में कर रहे हैं आप, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, या फिर आपको जो प्रॉब्लम है जो वो कहीं बढ़ तो नहीं गया है, जैसे मैं एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रही हूँ तो क्या उसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ऐसा है कि कुछ पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी बॉडी जो है जब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है प्रॉब्लम, आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही है तो शिवरिंग शुरू हो जाती है, बॉडी शेकिंग और मतलब ऐसे आपका हाल हो जाता है जैसे बेहोश हो रहे हैं आप ना, आपका जो दिमाग है वो जैसे काम ही नहीं कर रहा, ये हालत मेरी हो रही थी। तो